Hello guys, welcome to the another video of salary, right? तो सैलरी के अलाउंसेस के पार्ट को हमने खत्म कर लिया है। अब कल की क्लास में हमने उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 12। आज हम देखने वाले इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि मैंने कल होमवर्क के लिए दिया था। शायद आपने ट्राई किया होगा, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिसे हम आज यहाँ पे लाइव सॉल्व करेंगे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए। मिस सोनल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज अ फॉलोइंग सैलरी डिटेल्स। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी 2000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 3000 पर मंथ, डियरनेस पे 1000 पर मंथ, फीस रुपीज 50,000 पर एनम, हाउस रेंट अलाउंस। राइट, तो हाउस रेंट अलाउंस है तो इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 5,000 per month and rent paid for Kolkata house 4,000 per month. Children education allowance भी मिल रहा है। She is having a one adopted child. Children allowance 1,000 per month. Hostel allowance 2,000 per month. Dress allowance 5,000 per month. Actual expenditure 10,000 per month. Uniform allowance 2,000 per month. Actual expenditure 1,000 per month. Tiffin allowance and education allowance for her own education. कुछ इस तरह से उसकी सैलरी का डिटेल्स है। क्वेश्चन में बोला गया है कंप्यूट हर ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो आइए कंप्यूट करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ कंप्यूट कीजिए। राइट, कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो इसके पहले वाले जो वीडियोस थे वो आप देख सकते हैं, तो मैंने सारी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किए। तो करते हैं सॉल्व। मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना लेता हूँ इसका। तो ये फॉर्मेट है सैलरी का, तो ऊपर यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे अपन हेडिंग डाल देंगे उसका, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस सोनल। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सो सिंपल सा फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट का कॉलम है। वर्किंग नोट के लिए मैंने राइट हैंड साइड को यहाँ पे स्पेस छोड़ा है। आप नीचे अपनी नोटबुक में नीचे वर्किंग साइड निकाल सकते हैं। राइट, तो देखते हैं कि इस तरह से इसका कंप्यूटेशन हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक सैलरी, ये तो फुल्ली टैक्सेबल रही है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बेसिक सैलरी को यहाँ पे लिख लेना है। बेसिक सैलरी नंबर 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 2,000 पर मंथ के हिसाब से मिल रही है। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12। राइट, सो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24,000 उसको बेसिक सैलरी मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, उसको क्या मिल रहा है उसको, डियरनेस अलाउंस 3,000 रुपीज पर मंथ, तो ये भी इसमें जोड़ देंगे। सेकंड नंबर डियरनेस, डियरनेस अलाउंस कितना है, 3,000 पर मंथ। तो यहाँ पे मैं ये इसका हो गया 36,000। नेक्स्ट है डियरनेस पे, डियरनेस पे कितना है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, 1,000 रुपीज पर मंथ। तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा 12,000। फोन नंबर 4 नंबर में है फीस
फीस फुल्ली टैक्सेबल रहेगा 50,000 पर एनम। तो ये फीस को भी यहाँ पे जोड़ देता हूँ, फीस यहाँ पे डैश 50,000 पर एनम, साल का 50,000 है। और फाइन नंबर पे अब आएंगे अलाउंसेस, तो मैं यहाँ पे अलाउंसेस का हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये रहे अलाउंसेस। अब वन बाय वन हम अलाउंसेस की यहाँ पे टैक्सेबिलिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले वाला अलाउंस इसको मिल रहा है हाउस रेंट अलाउंस, राइट। जब हमने हाउस रेंट अलाउंस पढ़ा था, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाकर के देख लीजिए। मैंने हाउस रेंट अलाउंस का कैसे कैलकुलेशन करना पड़ता है और कैसे एग्जम्पशन निकालना पड़ता है वो मैंने सिखाया था, राइट। तो यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड है 5,000 पर मंथ, और वो तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कि हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, नंबर वन ए बोल देता हूँ इसको। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, राइट। तो 5,000 के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस, या फिर एक काम कर देंगे इसको सीधा सीधा टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस ऐसा लिख देंगे, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। और इसको हम सिंपली वर्किंग नोट में दिखा देंगे, वर्किंग नोट नंबर वन, राइट। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट नंबर वन बना लेता हूँ। हाउस रेंट अलाउंस। तो अब हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि हाउस रेंट अलाउंस मुझे रिसीव कितना हुआ, राइट। तो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ HRA, रिसीव्ड कितना हुआ मुझे, HRA रिसीव हुआ 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू कितना रिसीव हुआ मुझे, 60,000 हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हुआ। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है इसका एग्जम्पशन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जम्पशन, लेस एग्जम्पशन मिनिमम, एग्जम्प्ट लिख देता हूँ, एग्जम्पशन नहीं, लेस एग्जम्प्ट मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, लेस एग्जम्प्ट मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, तो यहाँ पे एग्जम्पशन निकालने के लिए हमें तीन क्राइटेरिया चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पे कितना मिलेगा एग्जम्पशन, एग्जम्पशन हो सकता है उसको पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये चार एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA तो हमने 60,000 रिसीव कर लिया है, राइट। हो सकता है उसका पूरा HRA माफ हो जाए, देखना पड़ेगा। अब जो तीन कैलकुलेशन करने वाले उनमें से जो मिनिमम रहेगा उसका हमें यहाँ पे डिडक्शन बोलो या फिर एग्जम्पशन मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे सेकंड नंबर, अब क्योंकि सोनल ने जो भी रेंट पे किया है ना, या फिर सोनल कौन सी सिटी में उसका हाउस है, तो कोलकाता सिटी में हाउस है। कोलकाता ये मेट्रो सिटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50% ऑफ सैलरी का यहाँ पे क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 50% ऑफ सैलरी का क्राइटेरिया ले लूंगा। अगर एनी अदर सिटी होता, मेट्रो सिटी छोड़ के अगर कोई दूसरी सिटी होती तो 40% ऑफ सैलरी का क्राइटेरिया ले लेते अपन। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी।
अब यहाँ पे मुझे 50% ऑफ सैलरी लेना है। तो 50% ऑफ सैलरी जब मैं लूंगा तो सैलरी में क्या क्या लूंगा? क्या सैलरी में सारे अलाउंसेस को ऐड कर लूंगा? जी नहीं। सैलरी जब यहाँ पे मतलब एचआरए के लिए मैं सैलरी कंप्यूट करता हूँ तो मुझे सिर्फ बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन अगर होगा तो ही मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेसिक प्लस डीए को यहाँ पे ले लूंगा। तो बेसिक कितना है मेरा, से सपोज बेसिक है मेरा 24,000 बेसिक है, प्लस डीए कितना है मेरा 36,000 डीए। क्या क्वेश्चन में कमीशन आपको दिख रहा है? तो यहाँ पे देख लेते क्वेश्चन में कमीशन है क्या। क्वेश्चन में कहीं पे भी कमीशन नहीं है, राइट, कमीशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा एचआरए का कैलकुलेशन करने के लिए, हाँ, डीए प्लस, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जब क्वेश्चन में आपको डीए बेसिक सैलरी डीए आता है और डियरनेस पे भी आता है, तो यहाँ पे इसको भी हम जोड़ देंगे, डियरनेस पे को भी जोड़ देंगे, राइट, क्योंकि डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस दोनों ही सेम ही अलाउंसेस है। तो यहाँ पे डियरनेस पे को, तो यहाँ पे एक स्टार मार्क करके रख लीजिए आप, ये वाला यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको एग्जाम में कि डियरनेस पे भी दिया है डियरनेस अलाउंस भी दिया है, लेकिन जब हम एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे तब डियरनेस पे लेना है क्या सर? तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये थोड़ा स्पेशल, डियरनेस पे को भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो डियरनेस पे कितना हो गया हमारा, 12,000 हो गया डियरनेस पे। तो मैं यहाँ पे डियरनेस पे को भी यहाँ पे जोड़ दूंगा। देखिए जब प्रैक्टिस करोगे तभी इस बात का हमें समझ में आने वाला है कि क्या क्या लेने का है, राइट। तो यहाँ पे ये 12,000 हो गया, डियरनेस पे कितना है 12,000। अब इसका मुझे क्या निकालना है, 50% निकालना है। तो यहाँ पे मैं इसका 50% निकाल लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा, सपोज मान लीजिए 24,000 प्लस 36,000 प्लस 12,000, राइट, इज इक्वल टू 72,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, राइट। तो ये हो गया 36,000 मेरा, यहाँ पे इसका 50% हो जाता है। तो यहाँ पे ये 36,000, इसका 50% हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू 30,000, और सी पार्ट में मैं लिखूंगा यहाँ पे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो मैं कितना रेंट पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मैंने कितना रेंट पे किया है। तो यहाँ पे मैं 4,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट पे कर रहा हूँ। तो साल का कितना रेंट पे कर रहा हूँ मैं, 4,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 48,000 में रेंट पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेंट पेड कितना है मेरा, सिंपल है, रेंट पेड कितना है, जितना भी रेंट पेड है उसको मल्टीप्लाई कर दो 12 मंथ से, राइट। तो यहाँ पे 48,000 माइनस 10%। अब ये इसी का 10% मतलब 24,000 36,000 12,000, इसका मुझे क्या निकालना है, इसका निकालना है मुझे 10% निकालना है। तो इसका ये टोटल सम कितना हो गया था, ये 72,000 हो गया था। तो 72,000 का 10% कितना होता है 7,200। तो यहाँ पे मैं 7,200 यहाँ पे माइनस कर दूंगा। तो 48,000 माइनस 7,200 कितना हो जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 48,000 माइनस 7,200 इज इक्वल टू 40,800। ये हो गया 40,800। अब मुझे एग्जम्पशन कैसे देना है, एग्जम्पशन मुझे कौन सा मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा इन तीनों में से जो भी छोटी अमाउंट है ना, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। सो यहाँ पे 60,000 36,000 40,800, इन तीनों में से छोटा वाला कौन सा है 36,000 है। तो मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा 36,000 का, यहाँ पे मैं मुझे एग्जम्पशन या फिर डिडक्शन मिल जाएगा, और बाकी का जो पार्ट होगा मेरा एचआरए टैक्सेबल रहेगा। तो 60,000 मुझे मिला एचआरए कंप्लीटली, 60,000 मिला, क्या पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे मुझे एग्जम्पशन मिल रहा है, कितने का एग्जम्पशन मिल रहा है 36,000 का एग्जम्पशन मिल रहा है। तो बाकी का जो यहाँ पे होगा मेरा क्या होगा, टैक्सेबल एचआरए होगा। सो मैं यहाँ पे टैक्सेबल एच डॉट आर डॉट ए ले लेता हूँ। सो इज इक्वल टू 60,000 माइनस 36,000। सो 60,000 माइनस 36,000 इज इक्वल टू 24,000 एचआरए मेरा क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। आई होप यू क्लियर, आपको समझ में आया होगा एचआरए का कैलकुलेशन किस तरह से करना है।
बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसकी जो भी टैक्सेबल पोर्शन है, इसका टैक्सेबल वैल्यू है, वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे 24,000 ये चारे मेरा क्या हो रहा है, टैक्सेबल हो रहा है। आगे चलते हैं दूसरे अलाउंसेस की तरफ, राइट। यहाँ पे अब है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में अब तो पता ही है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किस तरह से अलाउंस है, फिक्स डिडक्शन वाला अलाउंस है। यहाँ पे आपको अलाउंस चाहे कितना भी मिले, लेकिन एग्जाम कितना होगा, एग्जाम तो उतना ही होगा जितना कि इनकम टैक्स ने बोला है, राइट। फिक्स डिडक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं सेकंड नंबर पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बी नंबर, चिल्ड्रन रिसीव कितना हुआ मुझे, 3,000 पर मंथ के हिसाब से रिसीव हुआ, मतलब कितना मिला मुझे, 36,000 रिसीव हुआ। उसमें से लेस एग्जम्पशन, राइट, लेस एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट कितना हो जाता है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। अब इसको कितने चाइल्ड है, अडॉप्टेड, सिर्फ एक ही अडॉप्टेड चाइल्ड है तो एक को ही मिलेगा। क्या सर अडॉप्टेड चाइल्ड को मिलता है, जी हाँ, अडॉप्टेड चाइल्ड को मिल जाएगा। तो इसमें से कितने माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे 1200 माइनस हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 1200 माइनस होने के बाद बाकी का जो होगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना टैक्सेबल हो जाएगा, देखिए 36,000 माइनस 1200 इज इक्वल टू 34,800, 34,800 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल होने वाला है, 34,800, राइट। फिर बाद में आता है चिल्ड्रन अलाउंस। अब इसको कुछ भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं दिया है, तो देखिए हम सॉरी, चिल्ड्रन अलाउंस जो है, इससे कंफ्यूज मत होना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अलग है, सिर्फ उसी को यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया है। चिल्ड्रन अलाउंस ऐसा कोई अलाउंस नहीं है स्पेशल कैटेगरी वाला जिसको कोई डिडक्शन है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये 1,000 चिल्ड्रन अलाउंस वाला ये पूरी तरह से यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो चिल्ड्रन अलाउंस 1,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से दिया है, तो इसको टैक्सेबल कर लेते हैं अपन। पॉइंट नंबर सी, चिल्ड्रन अलाउंस, तो ये 1,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 12,000 पूरी तरह से टैक्स हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट अलाउंस है हॉस्टल अलाउंस रिसीव्ड। तो हॉस्टल अलाउंस कितना रिसीव किया मैंने, यहाँ पे देख लेते हैं। हॉस्टल अलाउंस 2,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मैंने रिसीव किया। तो यहाँ पे 2,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24,000। इसमें से भी एग्जाम्पशन मिलेगा क्या सर, जी हाँ मिलेगा, एक चाइल्ड है ना उसके पास। तो ले लेते हैं हॉस्टल अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट हो जाता है, सो लेस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एग्जाम्प्ट, ये फिक्स डिडक्शन है, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए मिलता है, लेकिन उसको सिर्फ वन अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो यहाँ पे ये कितना मिल जाएगा, 3,600 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और बाकी का जो पूरा पार्ट होगा वो टैक्सेबल रहेगा, राइट। यहाँ पे बाकी का पार्ट यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 24,000 माइनस 3,600, तो ये हो जाएगा 20,400 टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पे मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 20,400। अब आगे चलते हैं, आगे कौन से अलाउंसेस है। अलाउंसेस को कैटेगरी तो हमने देख लिया है, कौन से अलाउंस को, कौन सी कैटेगरी, टोटल हमने 5 कैटेगरी देखी थी। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी, फुल्ली टैक्सेबल वाली कैटेगरी थी। सेकंड वाली कैटेगरी थी एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करती है। थर्ड कैटेगरी जो थी
वो थी फिक्स डिडक्शन वाली, तो ये फिक्स डिडक्शन कैटेगरी वाले हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। अब ड्रेस अलाउंस, ड्रेस अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस में आप कंफ्यूज मत होना, हमें यूनिफॉर्म अलाउंस यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है कि अगर यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिलता है तो ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूनिफॉर्म अलाउंस को मैं अप्लाई करूंगा, लेकिन ड्रेस अलाउंस को ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो दिया है ब्रैकेट में, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ड्रेस अलाउंस से आपको ये मतलब कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, भले ही आपका एक्सपेंडिचर कितना भी हो। तो यहाँ पे ड्रेस अलाउंस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रेस अलाउंस 5000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। ड्रेस अलाउंस तो ये मिल रहा है 5000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 60,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा। 60,000 पूरा का पूरा यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे ड्रेस अलाउंस के नाम से कोई भी एग्जम्पशन नहीं दिया गया है, राइट। हमें जो भी डिडक्शन मिलने वाला है एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेस पे, वो कौन सा अलाउंस है, वो है यूनिफॉर्म अलाउंस है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में एक्चुअल एक्सपेंडिचर रुपीज 10,000 रुपीज पर मंथ दिया है, लेकिन ड्रेस अलाउंस अपनी कैटेगरी वाला अलाउंस नहीं है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल कर रहे हैं। अब बारी आती है यूनिफॉर्म अलाउंस की। यूनिफॉर्म अलाउंस कौन सी कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी वाला अलाउंस है, जो कि सॉरी सेकंड कैटेगरी वाला अलाउंस है, जो कि डिपेंड करता है आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है। जितना आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा उतना माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2000 पर मंथ के हिसाब से मिला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अब यूनिफॉर्म अलाउंस जो होगा वो पूरी तरह से यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करने वाला अलाउंस है। जब मैंने पढ़ाए थे अलाउंस तब सब समझाया था, जिनको जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो अलाउंसेस के वीडियोस देख सकते हैं, और वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये अलाउंस कौन सी कैटेगरी वाला अलाउंस है। देखिए, जब भी आप सैलरी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब अलाउंसेस की कैटेगरीज को पहचानना आपको आना चाहिए एग्जाम में। अगर आप कैटेगरीज को नहीं पहचानेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा अलाउंस कौन सी कैटेगरीज का है। टोटल 5 कैटेगरीज है, उनमें से सिर्फ 3 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, बाकी की 2 कैटेगरी तो वैसे ही है, राइट। एक तो फुल्ली एग्जाम वाली कैटेगरी है, तो वो कैटेगरी के हिसाब से अगर आप अलाउंसेस को याद रखेंगे तो आपको सिंपल हो जाएगा। और मैंने काफी अच्छे से हिंट भी दिया है वहां पे कि इन अलाउंसेस को कैसे याद रखा जाए। सिर्फ 3 वर्ड है, उन 3 वर्ड को आप ध्यान में रख लीजिए और एक बार रिकॉल कर दीजिए, आपको सारे अलाउंसेस है ना सिर्फ 5 मिनट के अंदर रिकॉल हो जाएंगे कि कौन सा अलाउंस कौन सी कैटेगरी वाला अलाउंस है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस की ट्रीटमेंट कर देंगे अपन। तो ये यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव, ये रिसीव कितना हो रहा है 2000 पर मंथ के हिसाब से, ये मुझे मिल रहा है 24,000 मिल रहा है मुझे। और ये अलाउंस कौन सी कैटेगरी वाला अलाउंस है, ये अलाउंस एक्चुअल एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी वाला अलाउंस है। तो यहाँ पे मैं लेस कर दूंगा इसमें से इसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो यहाँ पे लेस कर दूंगा मैं, लेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। तो यहाँ पे 12,000 उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, तो इतना तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा और बाकी का क्या रहेगा, टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा, तो बाकी का 12,000 जो है वो टैक्सेबल रहेगा, राइट। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट अलाउंस कौन सा है? नेक्स्ट अलाउंस है टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी वाला अलाउंस है, जनरल अलाउंस है, तो पूरा टैक्सेबल रहेगा टिफिन अलाउंस। यहाँ पे मैं टिफिन अलाउंस सिंपली लिख देता हूँ। तो 1000 रुपीज मिल रहा है टिफिन अलाउंस, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12। अब देखिए कैटेगरी अगर फुल्ली टैक्सेबल वाली है तो उसके ऊपर एक्चुअल एक्सपेंडिचर मैटर नहीं करता। बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, वो लोग जानबूझ करके आपको फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी वाला अलाउंस देंगे। जैसे यहाँ पे ड्रेस अलाउंस दिया है ना, ड्रेस अलाउंस देकर के ब्रैकेट में दिया कि भाई इसके ऊपर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इतना हुआ। लेकिन भाई तू फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी वाला अगर अलाउंस है तो तेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर मैटर करता ही नहीं है। तो हो सकता है आपको एग्जाम में ये दे दे कि टिफिन अलाउंस दिया है और मैंने टिफिन के ऊपर 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से खर्चा किया है, या फिर 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से खर्चा किया है, तो कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि अलाउंस की कैटेगरी एक्चुअली तय की गई है कि कौन से अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आते हैं और कौन से अलाउंसेस को डिडक्शन मिलेगा। जितने मैंने नोट्स में दिए हैं या फिर जितने आपके मॉड्यूल में देखेंगे सिर्फ उनके ऊपर ही आपको डिडक्शन अप्लाई करना है। अपने खुद के मन से ज्यादा नहीं करना है कुछ भी। नहीं तो आप क्या कर दोगे कि कंफ्यूज करने के लिए वो आपको सब दे देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और वहां पे डिडक्शन देके पूरा प्रॉब्लम में गड़बड़ी हो सकती है। देखिए तो दैट्स वाई आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन से अलाउंसेस की कैटेगरी। मैं ये एग्जाम्पल होने के बाद फिर से एक बार आपके सामने वो अलाउंसेस की कैटेगरी को 5 मिनट के अंदर मैं समझाने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये फुल्ली टैक्सेबल वाला अलाउंस है 12,000 रुपीज। फिर बाद में लास्ट अलाउंस है, लास्ट अलाउंस है यहाँ पे कौन सा अलाउंस है? ये है एजुकेशन अलाउंस फॉर हर ओन एजुकेशन। अब इस नाम से भले ही अलाउंस नहीं है, तो कैटेगरी में इस नाम से भले अलाउंस नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि इसका मीनिंग क्या होता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट या फिर रिसर्च अलाउंस हमने देखा था। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है खुद के, मतलब कंपनी का बंदा एम्प्लॉय कुछ एजुकेशन लेना चाहता है, एजुकेशन ले रहा है, और वो जो एजुकेशन है उसके लिए कंपनी उसको कुछ अलाउंस दे रही है। अब वो जो एजुकेशन लेगा वो कंपनी के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आप हायर लेवल की स्टडी कर रहे हो तो उससे तो कंपनी का ही फायदा होने वाला, क्योंकि हायर स्टडी करके फिर बाद में वो आप कंपनी को ही यहाँ उसका बेनिफिट देने वाले हो। तो यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस फॉर हर ओन एजुकेशन, इस तरह से अगर नाम आया तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस हो गया। सिंपली अगर आपको याद रखना है कि एसएससी खुद को पढ़ने के लिए कोई भी अलाउंस दे रही है कंपनी, एसएससी को है ना, एम्प्लॉय को खुद को पढ़ने के लिए कंपनी अगर अलाउंस दे रही है तो उन सभी अलाउंसेस को प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि टिपिकल नाम आएगा एग्जाम में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस फॉर हर ओन एजुकेशन, तो यहाँ पे सिंपली आपको याद क्या रखना है कि अगर एम्प्लॉय पढ़ रहा है और उसके खुद के पढ़ने के लिए कंपनी अलाउंस दे रही है, तो वो जो अलाउंस होगा वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कैटेगरी वाला अलाउंस है और वहां पे आपको डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एजुकेशन अलाउंस फॉर हर ओन एजुकेशन। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस। 2000 रुपीज के हिसाब से मिल रहा है, 24,000 मिला मुझे अलाउंस। अब उसमें से मैं क्या करूंगा? लेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरा 1500 के हिसाब से हो रहा है। तो मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ यहाँ पे? 1500 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर 18,000 हो गया। तो मैं 18,000 यहाँ से माइनस कर दूंगा। ये माइनस करने के बाद बाकी वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे आप
पूरा खर्चा भी कर सकते हो। तो बाकी का 6000 यहाँ पे टैक्सेबल होने वाला है। तो अब मैं क्या करूंगा, सारे अलाउंसेस यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब सभी अलाउंसेस और बेसिक सैलरी से लेकर के नीचे तक जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस है उन सभी को जोड़ दूंगा। तो कितनी सैलरी इसकी साल की बनती है, ये सारी टैक्सेबल सैलरी है। तो यहाँ पे 24,000 प्लस 36,000 प्लस 12,000 प्लस 50,000 प्लस 24,000 प्लस 34,800 प्लस 12,000 प्लस 20,400 प्लस 60,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000। तो 3,03,200 ये इसकी पूरी सैलरी हो रही है साल की। तो ये पूरी टैक्सेबल रहेगी 3,03,200। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये टैक्सेबल सैलरी, और हम आंसर क्रॉस चेक करेंगे मॉड्यूल में जो आंसर दिया और हमारा आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टैक्सेबल सैलरी, राइट। तो यहाँ पे मॉड्यूल में चेक कर लेंगे अपन, राइट, 3,03,200, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा कि कौन से अलाउंसेस किस कैटेगरी का है। तो मैं आपके सामने फिर से वही एक पीडीएफ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, जिसमें सारे अलाउंसेस को यहाँ पे एक समरी यहाँ पे मैंने दिया है आपको। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा शायद, राइट। तो यहाँ पे मैंने अलाउंसेस का पूरा समरी दिया था कि कौन से अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल वाली कैटेगरी के अलाउंसेस है। तो सबसे पहले जनरल अलाउंसेस, ये फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी वाला है। सेकंड नंबर अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10, 14, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे डिपेंड होने वाला अलाउंस है। तो इसे याद कैसे रखेंगे, फुल्ली टैक्सेबल वाले अलाउंसेस, जनरल अलाउंसेस को। तो आप सिंपली एक वर्ड ध्यान में दे दीजिए, मैंने यहाँ पे एक वर्ड दिया है एसएनडीटी में कॉफी हाउस। एसएनडीटी नाम का एक कॉलेज है और उसके अंदर एक कॉफी हाउस है। तो इसको याद रखेंगे, एसएनडीटी में कॉफी हाउस, ये वर्ड हिंट है, इसको याद रखेंगे तो ये सारे अलाउंसेस आपको याद रह जाएंगे। एस का मतलब होता है सर्वेंट अलाउंस, एन का मतलब होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, राइट। तो अगर इस कैटेगरी के अलाउंसेस आपको एग्जाम में आते हैं, सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस को छोड़ के, यहाँ पे दिया है फुल्ली टैक्सेबल एक्सेप्ट एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस को छोड़ के बाकी सारे अलाउंसेस अगर आ जाते हैं तो वो क्या रहेंगे, फुल्ली टैक्सेबल। तो यहाँ पे मैटर नहीं करता कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना किया है, वो तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। फिर बाद में सेकंड कैटेगरी वाले अलाउंसेस है, वो डिपेंड करते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर। कौन से अलाउंसेस है, हाउ आर यू टेक केयर डियर, हाउ आर यू टेक केयर डियर में कौन से अलाउंसेस है, तो हेल्पर असिस्टेंट अलाउंस है, राइट। उसके बाद में रिसर्च अलाउंस या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस भी बोल सकते हैं उसको। तो ये वाले जो अलाउंसेस है, ये कौन सी कैटेगरी वाले अलाउंसेस है वो अलाउंसेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर कैटेगरी वाले अलाउंस है। फिर बाद में आता है अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10, 14 सबसेक्शन 2। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द एक्चुअल, यहाँ पे ये फिक्स डिडक्शन वाले अलाउंसेस है। यहाँ पे आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर, थर्ड कैटेगरी जो यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका मैटर नहीं करता। आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना किया, कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि इनकम टैक्स ने यहाँ पे क्या किया है, फिक्स डिडक्शन दे दिया है, फिक्स डिडक्शन है ना, फिक्स डिडक्शन। सो एक्चुअल एक्सपेंडिचर मैं यहाँ पे बोलता हूँ नॉट अलाउड, क्योंकि यहाँ पे फिक्स डिडक्शन दे दिया गया। तो ये याद कैसे रखेंगे, बेस्ट सिटी स्क्वायर के नाम से याद रखेंगे। और फोर्थ कैटेगरी वाले जो अलाउंसेस है वो फुल्ली एग्जम्प्ट वाली कैटेगरी के अलाउंसेस है। तो ये जो अलाउंसेस है यहाँ पे टैक्स नहीं लगता। तो ये कौन से अलाउंसेस है, तो यहाँ पे हिंट दिया मैंने, तू जिएगा, है ना। क्यों जिएगा, क्योंकि तेरे सारे अलाउंसेस माफ है, तो जितना ज्यादा जिएगा उतने अलाउंसेस तेरे को मिलते रहेंगे। तो अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यूएनओ से मिलने वाले अलाउंसेस, आर्टिकल 222 के अलाउंसेस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और सार्क नेशन के स्टेट्स के टीचर्स और प्रोफेसर को मिलने वाले अलाउंसेस, ये सारे अलाउंसेस क्या रहेंगे,
एग्जाम्प्ट रहेंगे। और एनी अदर अलाउंसेस, किसी अदर अलाउंस को आपको नाम दिखता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा, इस एग्जाम्पल में हमें नए नाम क्या देखने को मिले, इसमें नया नाम देखने को मिला ड्रेस अलाउंस, ड्रेस अलाउंस देखने को मिला। फिर बाद में चिल्ड्रन अलाउंस भी देखने को मिला, क्योंकि चिल्ड्रन अलाउंस नाम से यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो जो भी नाम नया दिखेगा वो नाम को हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे, फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी वाले अलाउंसेस वो बन जाएंगे। फिर कोई भी नाम दे दो, ब्रैकेट में कुछ भी देने दो, अगर नया नाम दिखा तो सिंपली क्या करने करे, सिंपली क्या करने का, उसको फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी में ऐड कर देने का। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये थे सैलरी के ऊपर के दो क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिए हैं। और भी कुछ सम्स होंगे तो वो हम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ नए सम्स है तो। राइट, तो एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन हाँ चलो ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, बस ऊपर का क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे बोला है। इन द अबाउ इलस्ट्रेशन हाउ शैल योर आंसर डिफर, क्या आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा कि मिस्टर मिसेस सोनल, मिस सोनल जो है वो आउटसाइड इंडिया वर्क करती है। अब देखिए जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब देखा था कि मिस सोनल जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था कि ये आउटसाइड इंडिया में काम करती है कि नहीं, क्योंकि अगर ये आउटसाइड इंडिया काम करती तो इसके सारे अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस इसको मिल रहे, वो सारे अलाउंस क्या हो जाते, एग्जम्प्ट हो जाते हैं, और सिर्फ बेसिक सैलरी और बाकी कमीशन ये सब टैक्सेबल हो जाता है ना। लेकिन कंडीशन क्या थी, आउटसाइड इंडिया में वर्क करना पड़ेगा। अब मिस सोनल ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन जब दिया था क्वेश्चन में, तब यहाँ पे नहीं बोला था कि ये आउटसाइड इंडिया वर्क करती है। अगर आउटसाइड इंडिया ये वर्क करती तो क्या आपका आंसर डिफरेंट हो जाता, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। इन द अबाउ इलस्ट्रेशन हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ मिस सोनल इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया एंड रेंट पेड फॉर द हाउस इन जापान। राइट, जापान में हाउस रेंट पे किया, तो सिंपल है यहाँ पे क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस सोनल। तो इतना सारा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर सोनल आउटसाइड इंडिया काम करती है गवर्नमेंट के लिए तो सिर्फ इसका बेसिक सैलरी और फीस टैक्सेबल होने वाला है, बाकी के सारे अलाउंसेस उसको एग्जम्प्ट होने वाले हैं। सिंस मिस सोनल बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ वर्किंग आउटसाइड इंडिया, हेंस all the allowances paid to her by the government are exempted under section 10(7). यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी दिया ही अलाउंस। राइट, यहाँ पे देख लीजिए, अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय बीइंग एन इंडियन सिटीजन वर्किंग आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे अलाउंसेस बोला है, मतलब क्या, सारे अलाउंसेस यहाँ पे उनके एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में। राइट, तो इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की सेशन में हम यहाँ तक रुकते हैं, बाकी का पार्ट हम एक नए क्वेश्चन के साथ कल के क्लास पे मिलते हैं। राइट, तो आज के लिए यहाँ पे हम रुकने वाले हैं।